Hello, students. Welcome back to the online platform of Vedant Academy. Hope you are doing well. So, my name is Jyoti, and we are doing chapter 4th of NCERT series 9 to 12, and this is class 9th, chapter 4th, part 2, and this will be the final part of this chapter. अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैसे कैसे जब फॉरेस्ट कट रहा था तो वहाँ के लोगों की लाइफ्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था, कैसे कैसे वहाँ पर जो एक्ट्स थे वो बनाए जा रहे थे और लोग उसमें दुखी थे। तो देखिए फिर कैसे कैसे वहाँ से लोगों ने फिर अपनी ऑक्यूपेशन चेंज की और कैसे कैसे फिर उस चीज़ को अपने लिए अपॉर्चुनिटी भी बनाई, या कुछ लोग वहीं पर रह गए, कुछ लोगों ने ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया। तो वो चीज़ आज हम देखेंगे। न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। कोई भी चीज बदलती है तो कुछ नया भी आता है। तो इससे नया क्या मिला था? While people lost out in many ways after the forest department took control, some people benefited. लोगों को क्या हेल्प हुआ? जैसे कि ट्रेड खुल गई, ट्रेड में हेल्प हुआ कि अब क्या है कि वुड की ट्रेडिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहे हैं, तो यहाँ से जाकर वहां बेचना। तो ट्रेड का जो है वो लोगों का एक इंक्रीज होने लगा, लोगों के मन में ट्रेड के बारे में कि हाँ हम इसमें जा सकते हैं। मैनी कम्युनिटीज लेफ्ट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। उन्होंने अपनी जो परंपरागत उनकी जो ऑक्यूपेशन थी उनको छोड़ दिया गया और अपना एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड करना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में कि हाँ, जैसे आप देखते हो ना कि ट्रेड्स होती है कि ये चीज इसके काम आती है तो उसी की ट्रेड करना शुरू कर दिया डिमांड के अकॉर्डिंग। एंड दिस हैपन नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा था, हर जगह पर हो रहा था। जैसे कि with the growing demand for rubber in mid-19th century, the Mundruku peoples of Brazilian Amazon who lived in village on high ground and cultivated manioc began to collect latex from the wild rubber trees for supplying to traders. अब देखिए समझिए क्या बोल रहा है कि सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा था। आपके जो मुंद्रुकू जो लोग वहां पर रह रहे थे, मुंद्रुकू पीपल ऑफ आपके अमेजन जो फॉरेस्ट है वहां पर जो रहते थे वो क्या करते थे, मैनियोक जो कसावा जिसको बोलते हैं उसको उगाते थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होने लगा तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो वाइल्ड रबर ट्रीज होते थे वहां से लेटेक्स को जो है लेटेक्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उससे फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो चेंज है वो चीजों को बदल रहे हैं, ऑक्यूपेशन बदल रहे हैं। ग्रेजुअली दे डिसेंडेड टू लिव इन ट्रेडिंग पोस्ट, और वो फिर ट्रेडिंग पोस्ट में आ गए एंड बिकेम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स। और फिर वो अपने ट्रेडर्स पर ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गए जो पहले कल्टिवेटर्स हुआ करते थे। इन इंडिया, अब इंडिया में क्या हो रहा था, अभी तो हम ब्राजील की बात कर रहे हैं। इंडिया में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स नए नहीं थे। आपने आपने पुरानी हिस्ट्रीज में भी देखा है, हमारे मिडाइवल में भी देखा है कि कैसे लोग इसका यूज करते थे। आपके आदिवासी कम्युनिटीज इसका यूज करती थी ट्रेडिंग में। ठीक है, तो क्या क्या चीजें ट्रेड करते थे, जैसे आपका एलिफेंट्स से रिलेटेड हो गया, उसके बाद आपकी खाल हो गई, आपके सींग हो गए, आपके रेशम के कीट हो गए, आपके आइवरी जिसको हाथी दांत बोला जाता है, बम्बू, स्पाइसेस, फाइबर्स, ग्रासेस, गम्स, रेजिन्स। तो ये सारी चीजें क्या हो रही थी कि ये पहले भी आपकी जो है ट्रेड होती थी। कैसे? थ्रू नोमैडिक कम्युनिटीज, जो आपके घूमते थे लोग, घूम की कम्युनिटीज, जैसे बंजारा। बंजारा आपकी एक नोमैडिक कम्युनिटी है जो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू आपके इंडिया में तो बहुत पहले से इन सब चीजों की ट्रेड हो रही थी। ओके, बट फिर क्या होता है जब ब्रिटिशर्स आते हैं, इस ट्रेड को पहले लोग अपने आप इंडिविजुअल तौर पर उस चीज को कर रहे थे, बट अब क्या हुआ, ट्रेड वॉज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट रेगुलेटेड हो गई। जो ट्रेड है ट्रेड बन गई गवर्नमेंट रेगुलेटेड। ओके, पहले कैसे हो रही थी, इंडिविजुअल तौर पर वो लोग अपनी कम्युनिटी वाले लोग कर रहे थे, इधर से उधर जो जाते थे। अब क्या किया उन्होंने, क्या किया, लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को सोल राइट, मतलब उन्हीं को एक एकाधिकार दे दिया ट्रेड करने का कि जैसे सपोज करो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाए और एक ही इंडस्ट्री रह जाए, ये ट्रेड करेगी। तो क्या हुआ कि उन्होंने यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को जो है एकाधिकार दे दिया, सोल राइट दे दिया कि आप ही ट्रेड करोगे। इन पर्टिकुलर एरियाज दे दिए गए कि यहाँ के एरिया में आप करोगे, यहाँ के एरिया में आप करोगे। ग्रेजिंग एंड हंटिंग, अब ग्रेजिंग भी और हंटिंग भी लोकल पीपल की क्या कर दी गई, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया उसको।
ठीक है. इन द प्रोसेस मैनी पेस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक कोरावा, कराचा, येत्रुकुला ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स. अब देखिए यहाँ पर एक तो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. कहानी तो हम सुन रहे हैं कि उन लोगों ने अपना लाइवलीहुड के भी उनको क्या सब कुछ छिन गया था, लेकिन कम्युनिटीज का नाम आता है करावा, कराचा, येरकुला. तो ये कहाँ की है? मद्रास की. ठीक है, तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है प्री का कि ये जो तीनों की तीनों हमने नाम दिए हैं कम्युनिटीज की, ये किससे बिलोंग करता है. 4 ऑप्शन देगा तो दिस बिलोंग्स टू मद्रास प्रेसिडेंसी. सम ऑफ देम बिगेन टू कॉल क्रिमिनल ट्राइब्स. उनका नाम क्या रख दिया था? क्रिमिनल ट्राइब्स, कि वो क्राइम करते हैं वो वाली ट्राइब्स. ठीक है. एंड वर फोर्स टू वर्क एंड स्टेल इन फैक्ट्रीज. अब जब उनके पास बेचारों के पास उनके फॉरेस्ट छीन लिए हैं तो कहीं से अपना पेट पालने के लिए वो क्या करेंगे? फैक्ट्री में काम करेंगे, लेबरर्स बन जाएंगे, प्लांटेशंस में काम करेंगे, माइंस में काम करेंगे अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन. दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट कि जो भी करेंगे गवर्नमेंट के सुपरविजन में करेंगे, गवर्नमेंट सुपरवाइज करेगी. न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेल-बीइंग फॉर द पीपल. कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो वो अच्छी ही होंगी. ठीक है, कि वो इम्प्रूव ही करेंगी. इन असम बोथ मेन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटी, जो वहाँ के औरांस और आपके संथाल्स हुआ करते थे झारखंड के, आपके जो असम में संथाल्स एंड औरांस फ्रॉम झारखंड. ठीक है. एंड गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, आपके जो छत्तीसगढ़ के गोंड्स थे वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशन. और इनको क्या भेज दिया गया? अब यहाँ से भी आपको ट्राइब याद करनी है कहाँ से कौन है. ठीक है, उनको रिक्रूट किया गया टी प्लांटेशन पर. ठीक है. देयर वेजेस वर लो. ऑफ कोर्स अब हिस्ट्री की अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो यही मारामारी चल रही है कि उनको वेजेस बहुत कम दिए जाते हैं, बहुत कम वेजेस दिए जाते हैं. एंड वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है. दे कुड नॉट रिटर्न इजीली टू देयर होम विलेजेस फ्रॉम वेयर दे हैड बीन रिक्रूटेड. इतना कि वो अपने घर भी वापस नहीं जा सकते. इतनी बुरी कंडीशन उनकी है कि वो अपने घर भी वापस नहीं जा सकते जहां से वो लोग आए हैं. तो क्या हुआ? लोगों को फोर्सिबली दूसरे कामों की तरफ मोड़ दिया गया कि जो अब वो जो लोग हैं उनको लेबरर बना दिया गया, माइंस में काम करने के लिए मजबूर करना पड़ा. और अपने वही बात है कि अपनी बेसिक जो लाइवलीहुड्स उनकी नीड थी उसके लिए उन्हें उस चीज में काम करना पड़ा क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. उसके बाद फिर क्या होता है? रिबेलियन स्टार्ट होता है कि ठीक है भाई, जो तुमने कर दिया वो तो कर दिया. अब कुछ लोग तो होंगे ना विद्रोही किस्म के, जैसे स्टूडेंट्स में होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं विद्रोही जो बैठ के बोलते हैं नहीं आज नहीं हम पढ़ेंगे. तो ऐसे ही कुछ विद्रोही भी होते हैं और कुछ चीजों में विद्रोह करना भी चाहिए. जब उन लोगों के रोटी कपड़ा मकान के भी लाले पड़ रहे हैं वहां पे, तो ऐसे थोड़ी कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, करना तो पड़ेगा ना. तो उसमें आपने नाम सुना भी होगा, बिरसा मुंडा का भी नाम आता है. तो कहाँ से थे, उन्होंने क्या किया था? In many parts of India, across the world, forest communities rebel करना स्टार्ट किया. एंड दैट चेंजेस के बारे में जो उन पर लग रहे थे, जैसे आपके कुछ लीडर्स थे जैसे सिद्धू एंड कान्हू इन संथल, जो आपके संथल परगनास थे उसमें थे. बिरसा मुंडा आपका छोटा नागपुर से आते हैं. और अलूरी सीतारमन राजू ऑफ आंध्र प्रदेश. इनको आज भी याद रखा जाता है, वहाँ के सॉन्ग्स में और स्टोरीज में इन्होंने इनके लिए काम किया है. तो इन्होंने कैसे किया? जैसे अब हम पढ़ने वाले हैं बस्तर जिले में, जो आपका बस्तर में जो हो रहा था ना रिबेलियन, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे. बस्तर का अब देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. तो बस्तर की जो लोकेशन है वो कहाँ है, वो क्या क्या टच करता है? बस्तर इज लोकेटेड इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र. तो इन स्टेट्स को वो बॉर्डर मतलब टच करता है. उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो एक पठार है, ऑन अ प्लेट्यू. ठीक है. एंड टू द नॉर्थ इज छत्तीसगढ़ प्लेन एंड टू द साउथ इज गोदावरी प्लेन. ठीक है. नॉर्थ में आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है और आपका इधर गोदावरी वाला है. एंड जो रिवर है जो बस्तर में ईस्ट टू वेस्ट तक बहती है वो है रिवर इंद्रावती. ठीक है. रिवर याद रखनी है, कौन कौन से स्टेट टच कर रहा है वो याद रखना है. उसके बाद कम्युनिटीज मारिया, मूरिया गोंड्स, ध्रुवाज, भद्राज एंड हलवाज. ठीक है. अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और बट जो उनका कस्टम था, उनका बिलीफ था वो कॉमन था. लैंग्वेज अलग थी हर एक कम्युनिटी की, बट उनका जो बिलीफ था, उनका जो वो कस्टम फॉलो करते थे वो सेम था.
द पीपल ऑफ, अब वहाँ के लोग जो थे ना क्या विश्वास करते थे कि जो पृथ्वी है उसने उनको ये लैंड दी है और उसकी देखभाल उन्हें करनी है, ठीक है। तो और उनको रिटर्न में उसकी देखभाल करनी है, मतलब अर्थ ने उनको लैंड दे दिया, विलेज दे दिया, एंड इन रिटर्न दे हैड टू लुक आफ्टर द अर्थ बाय मेकिंग सम ऑफरिंग्स एट एवरी ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल, ठीक है। एंड उसके अलावा सिर्फ अर्थ को तो वो लोग मानते ही थे इस चीज में, रिवर को और आपके फॉरेस्ट को, माउंटेन्स को भी वो बिल्कुल भगवान की तरह पूछते थे। सिंस ईच विलेज नोज वेयर इट्स बाउंड्री लाई, और जो लोग थे उनको पता था कि उनकी बाउंड्री कहाँ तक है, और जो लोकल लोग थे, जो वहाँ के लोकल लोग थे, वही उस चीज की देखभाल करते थे, उस बाउंड्री की। और अगर किसी लोगों को एक दूसरे से जाना होता था, दूसरे विलेज से आपको कुछ चाहिए, वुड चाहिए, बाई चांस वहां पर नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता था, एक फीस जो है वो देनी पड़ती थी एक्सचेंज में। Some villages also protect their forest by engaging watchmen, and each household contributes some grain to pay them. कि एक वॉचमैन रखते थे वो उस चीज की देखभाल करने के लिए, और हर एक घर में से कोई उनको ग्रेन्स दे देते थे, उनको मतलब एक सैलरी के तौर पर उनको दे देते थे। Every year there is one big hunt where the headman of the village in Pargana meet. कि एक हर एक साल में क्या होता था, हर एक साल में एक पूरा का पूरा एक प्रोग्राम रखते थे जहां पर वो लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे कि क्या कंसर्न है, उसमें फॉरेस्ट भी ऑफ कोर्स इंक्लूड होते थे। तो एक मीटिंग होती थी उनकी एनुअली। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने वो टच में थे फॉरेस्ट के, मतलब हाउ दे, मतलब कि उनका कस्टम, उनका बिलीफ क्या था, हाउ दे वर्शिप फॉरेस्ट, और उनको ही उससे अलग कर दिया गया, तो ऑफ कोर्स उनको क्या होगा, वो विद्रोह करेंगे ना भाई। The fears of the people. When the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Bastar were very worried. वो दुखी हो गए, चिंताजनक विषय था भी उनका कि अब वो क्या करेंगे भाई, जब सब कुछ तो आप ही ने ले लिया। Some villagers were allowed to stay on reserved forest on the condition that they work free और द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और फिर क्या कंडीशन रखी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है तुम्हें दे दिए भाई, तुम रह लो यहीं पे, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फ्री में काम करना पड़ेगा, और जो आपके भैंसे हैं, आपके जो भी आपके कैटल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो लकड़ी को ढोने का काम करेंगे, बट फ्री। ओके, तो ठीक है, उन्होंने दे दिया। सब्सिक्वेंटली दीज केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस, और इनको बोलते थे फॉरेस्ट विलेजेस। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कोई वो नहीं मिलते, मुआवजा कुछ नहीं मिलेगा। For long, villagers had been suffering from increased land rents and frequent demands for free labor and goods by colonial officials, and then terrible famines. उसके बाद तो और चिंगारी लग गई वहां पर। तो क्या हुआ कि पहले तो उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, उनको उनकी लैंड से बेदखल कर दिया गया, उनको फ्री में काम करवा रहे हैं। उसके बाद क्या हो गया, फेमाइन्स आ गई है वहां पर, भुखमरी भी फैल गई 1899 टू 1900 और फिर 1907 टू 1908। अब लोगों ने अपने इश्यूज जो है बाजार में, फेस्टिवल्स में इकट्ठा होकर एक दूसरे से शेयर करने शुरू किए, ठीक है। तो फिर लोगों ने क्या किया, इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव किसने लिया, कांगेर फॉरेस्ट के ध्रुवाज ने जो है इनिशिएटिव लिया, जहां पर रिजर्वेशन फर्स्ट, जहां पर सबसे पहले आरक्षित जो वर्ड था आया था कि आरक्षित कर दिया गया है इन फॉरेस्ट को। Although there was no single leader, वहाँ पर कोई सिंगल लीडर नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक नेथनार जो विलेज था, वहाँ का एक वहाँ के लोग थे गुंडाधुर। गुंडाधुर को वो लोग क्या देखते थे, एक इम्पोर्टेंट फिगर देखते थे उस मूवमेंट में। जो गुंडाधुर थे, उनका जो काम था उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प किया था लोगों को उस चीज से निकलने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इकट्ठे होकर अपनी असेंबलीज बनाई, वहां के लिए विद्रोह करना शुरू किया। और वो लोग क्या करते थे, मैंगोज, चिलीज और ये सब चीजों को फेंकते थे, तीर के निशान को पूरे विलेज में फेंका जाता था, जिससे लोग इकट्ठे हों और उस चीज के बारे में बात करें और फिर वो कुछ विद्रोह करें, ठीक है। उसके बाद जो विलेज था, तो जो भी विद्रोह करते थे, इन सब चीजों का खर्चा हर एक विलेज से आता था। उसमें वो क्या करते थे, बाजारों को लूट लेते थे, और जो हाउसेज ऑफ ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स हैं उनको जला देते थे, उनको रॉब करते थे, मतलब वहां पे चोरी करते थे, एंड ग्रेन्स को जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वर इन सम वे, और जिनको अटैक करते थे वो कैसे ना कैसे कॉलोनियल स्टेट से जुड़े हुए थे, ब्रिटिशर्स से जुड़े हुए थे, एंड इट्स ऑप्रेसिव लॉज, और उनके लॉज के कारण वो दुखी थे। विलियम वार्ड,
A missionary who observed the event, वो एक उसका चश्मदीद गवाह हम उसे बोल सकते हैं था, wrote, from all directions came streaming into Jagdalpur police, merchants, forest peons, schoolmasters and immigrants. हर एक तरफ से जो है, हर एक डायरेक्शन से वो लोग चिल्लाते हुए आ रहे हैं. उसने लिखा था विलियम ने. एंड द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रेबेलियन. उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपने ट्रूप्स को भेज दिया वहां पर उसको दबाने के लिए. द आदिवासी लीडर्स ट्राई टू नेगोशिएट बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम. उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग चला दी. एंड आफ्टर दैट दे मार्च थ्रू द विलेजेस फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड टेकन पार्ट इन द रिबेलियन. फिर उनको कोड़े मार के सजा देकर उनको वहां से भगाया गया. Most villages were deserted as people fled into the jungles. कुछ तो गांव बिल्कुल खाली हो गए, लोग वहां से चले गए. It took 3 months for the British to regain control. और 3 महीने लगे ब्रिटिश सरकार को फिर से कंट्रोल करने में. However, they never managed to capture गुंडाधुर. और उन्होंने कभी भी जो गुंडाधुर थे उनको कभी भी वो कैप्चर नहीं कर पाए. In a major victory for the rebels, work on reservation was temporarily suspended. और उनके लिए फिर क्या होता है कि टेम्परेली उस चीज को स्थगित कर दिया गया. ठीक है. एंड द एरिया टू बी रिजर्व वाज रिड्यूस्ड टू रफली हाफ ऑफ दैट प्लान बिफोर 1910. तो उसको आधा कर दिया गया जो उन्होंने प्लान किया था 1910 से पहले. द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड देयर. ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुक गया, क्योंकि सेम चीजें फिर क्या हुई, ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए कब कंटिन्यू हुई, जब इंडिपेंडेंस. अब भारत जब आजाद हुआ तो नई नई इंडस्ट्रीज आ रही थी, यहाँ पर काम करना चाहती थी, तो उसके लिए भी फिर कुछ रूल्स बनाए गए. ठीक है. तो फिर क्या हुआ 1970s में वर्ल्ड बैंक ने 4600 हेक्टेयर को नेचुरल सॉल फॉरेस्ट के लिए, जो नेचुरल सॉल फॉरेस्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ट्रॉपिकल पाइन टू प्रोवाइड पल्प फॉर द पेपर इंडस्ट्री. कि जो पल्प प्रोवाइड करेंगे पेपर इंडस्ट्री के लिए, वो बनेंगे आपके पाइन की जो पेड़ है वो लगाए जाएंगे, और इससे जो है ये आपका जो साल फॉरेस्ट है इनको आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो. इट वाज ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाय लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट दैट द प्रोजेक्ट वाज स्टॉप्ड. और फिर जो वहाँ के लोकल जो लोग थे, जो इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे थे, बात कर रहे थे, उन लोगों की वजह से उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा. अब हम देख लेते हैं, अभी हमने देखा इंडिया में क्या चल रहा था, अभी हमें एक देखना है कि बाहर भी क्या चल रहा था. अब हम एशिया के दूसरे पार्ट में जाते हैं, इंडोनेशिया, और वहां पर देखते हैं कि उसी सेम टाइम पर वहां पर क्या चल रहा था. फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा. ठीक है. जावा किस लिए फेमस है? एवरीबॉडी नोस दिस. जावा किस लिए फेमस है? एक राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड के नाम से जाना जाता है इंडोनेशिया में. बट पहले कॉलोनियल पीरियड वहां पर डच जो पावर में थे वो डच थे, और उन्होंने भी इंडिया की तरह ही वहां पर क्या किया था, फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया था. ठीक है. वो क्या करते थे, टिम्बर लेकर जाते थे जावा से शिप बिल्ड करने के लिए. ठीक है. इन 1600 जो पॉपुलेशन ऑफ जावा थी वो 3.4 मिलियन थी, और वहां पर बहुत सारे विलेज थे, फर्टाइल प्लेन्स थे, बट वहां पर बहुत सारी जो कम्युनिटीज थी वो माउंटेन्स पर रहती थी और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो करती थी. तो यहाँ से आपको एक आइडिया होगा कि जावा में क्या क्या हो रहा था. और वहां पर भी इंडिया की तरह फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर ऐसे ऐसे रूल्स आ रहे थे जिससे वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया. वुड कटर्स वहां पर एक कम्युनिटी थी जिनको बोलते हैं कलंग्स ऑफ जावा, एंड वो क्या करते थे, स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. और वो कितने इंपॉर्टेंट थे कि जब 1755 में जब कलंग फैमिलीज में जो स्प्लिट हुआ और वहाँ की जो मत्रम किंगडम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई, तो जो ये आपके स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स थे ना, कलंग्स ऑफ जावा, इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिससे आधे इधर चले जाएं और आधे इधर चले जाएं, क्योंकि ना तो इनके बिना वहां पर मैनेज करना कि कैसे वो पेड़ों को काटना है, कैसे हार्वेस्ट करना है, और कैसे फिर आगे जाकर उनके महल वगैरह बनेंगे. तो आप सोच सकते हो आप ये कितने इंपॉर्टेंट थे. लेकिन जब डच आ गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाहा कि जो कलंग्स हैं वो क्या करें, उनके अंडर में काम करें. In 1770, the Kalangs resisted by attacking a Dutch fort at Johanna, but the uprising was suppressed.
अब जो कलंक थे उन्होंने चाहा कि वो काम नहीं करेंगे उनके अंडर, उन्होंने उन पर क्या किया, अटैक भी किया, लेकिन वो सब दबा दिया गया क्योंकि पावर में तो डच थे वहां पर जैसे यहाँ पर ब्रिटिश थे। In the 19th century, when it became important to control territory, not just the people, the Dutch ने क्या किया, वहां पर फॉरेस्ट जो लॉज है वो अपना लगा दिए। तो 19th सेंचुरी में टेरिटरी को कंट्रोल करना जो है वो ज्यादा चल रहा था बजाय इसके कि पीपल को कंट्रोल करो। तो वहां पर उन लोगों ने क्या किया, उनको फॉरेस्ट को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया कि वहां पर विलेजर्स नहीं आएंगे, अब सिर्फ इनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई इसमें आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी और फिर उसको वहां पर काम नहीं करने दिया जाएगा। As in India, the need to manage forests for shipbuilding and railways led to the introduction of forest services. क्योंकि इंडिया में भी तो यही हो रहा था। लेकिन अब देखिए 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स सिर्फ जावा से ही एक्सपोर्ट हुए थे। तो यहाँ पर भी रेलवेज के नाम पर क्या हो रहा था, वहां पर भी पेड़ों को काटा जा रहा था। ठीक है, द डच फर्स्ट इम्पोज रेंट ऑन लैंड बीइंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट एंड उसके बाद क्या करते थे कि पहले तो उन पर रेंट दे दिया कि अब रेंट देंगे जो कल्टीवेट कर रहे हैं। उसके बाद कि इफ दे वर्कड कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर एंड बफेलोज, तो उसके लिए भी ठीक है कि उनको वहां रहने दिया जाएगा, कि उनको क्या करना पड़ेगा, फ्री में काम करना पड़ेगा और अपने बफेलोज को देना पड़ेगा कटिंग और ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर के लिए। एंड दिस वॉज नोन एज, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड, ब्लेंडोंगेस्टेन। ठीक है, इसको ये सिस्टम बोला जाता था। ठीक है, ब्लेंडो डेल एस्टेन। ठीक है, इसको आप अलग अलग कर पढ़ सकते हो। लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जेम्पशन फॉरेस्ट विलेजर्स वर गिवन स्मॉल वेजेस। और फिर क्या हुआ, थोड़ा बहुत उन्हें दिया जाने लगा, बट जो उनका कल्टीवेशन राइट था वो रेस्ट्रिक्टेड था कि उनको काम करने के लिए उनको थोड़ा बहुत पैसा तो देने लगे थे वो लास्ट में, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड क्या था, फॉरेस्ट लैंड पर कल्टीवेट करना उनके लिए उस टाइम पर भी उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब आता है सामिन्स चैलेंज। सामिन कौन था, उसने क्या चैलेंज किया और उससे फिर क्या होता है वहां पर। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे कि सुरोन्तिको सामिन कौन था। अब वहां पर एक विलेज था रांदू ब्लातुंग। रांदू ब्लातुंग वॉज अ विलेज, और जहां का कौन था, सुरोन्तिको सामिन। उसने वो एक टीक फॉरेस्ट विलेज में रहता था और उसने वहां पर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। और उसने आर्ग्यू किया कि जो राज्य है, ना ही तो उसने हवा को बनाया है, पानी को बनाया है, धरती को बनाया है, लकड़ी को बनाया है, तो वो कैसे इस पर अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये स्टेट से बिलोंग करता है। और उसके लिए उसको बहुत लोगों ने हेल्प किया, उसके सन इन लॉ ने भी उसको हेल्प किया। इसमें लिखा भी हुआ है कि दोज हु हेल्प ऑर्गेनाइज इट वर सामिन्स सन इन लॉ। बाय 1907 3,000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडियाज। अब उसका धीरे धीरे लोग उसकी बात सुनने लग गए। सम ऑफ द सामिनिस्ट्स प्रोटेस्टेड बाय लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड। और जब भी वो डच सर्वे करने के लिए आते थे वो लेट जाते थे, और कुछ लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं देंगे अब फाइन, ना हम टैक्स भरेंगे, ना ही हम लेबर के लिए लेबर में काम करेंगे। उसके बाद एक और चीज आ गई, उसके बाद आती है आपकी वॉर एंड डिफोरेस्टेशन। कि वॉर से क्या फर्क पड़ता है, अब वहां पर रेलवे ट्रैकिंग का काम हो रहा था, ऊपर से वॉर आ गया, तो फिर क्या हुआ, अब वहां के वॉर के लिए फुलफिल करने के लिए उनकी डिमांड, फिर पेड़ काटे जाने लगे बुरी तरीके से। इंडिया में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब पेड़ काटे जाने लगे। और सेम हुआ जावा में जब डच का और जापान का जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वहां पर क्या किया, जो डच लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि एक पॉलिसी अपनाई जिसमें वो चाहते थे कि जो टीक के जो वहां पर रखे हुए थे, पेड़ काट के उन्होंने रखे हुए थे, सब कुछ जला दिया कि जिससे जापानीज जो लोग हैं वो आए तो उन्हें कुछ ना मिले। तो फिर जब जापानीज ने टेक ओवर कर लिया तो फिर से उन्होंने क्या किया, अपने यूज के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने फिर से काटना शुरू कर दिया वहां पर पेड़ों को। तो फिर वहां पर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने तो उसको अपॉर्चुनिटी मान लिया और उसमें अपना कल्टीवेशन एक्सपेंड कर दिया। आफ्टर द वॉर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैक। और उनको वॉर के बाद उनके लिए भी मुश्किल था कि वो अपनी जमीन वापस ले लें।
जैसे कि इंडिया में, एज इन इंडिया पीपल्स नीड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड हैज ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिजायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम इट। सेम वही चीज हो रही थी जो इंडिया में हो रही थी, तो ऐसे ही वहां के लोगों के लिए भी अपनी लैंड लेना मुश्किल हो गया था। फिर अब ये तो चीज थी कि ठीक है ये सब हो रहा है, अब एट लास्ट क्या हुआ, कैसे डेवलपमेंट्स आई, कैसे कैसे आपके लॉज बनते चले गए। So since the 1980s, government across Asia, Africa had begun to see about the scientific forestry. उसने उस forestry पर देखा, and the policy of keeping forest communities away from the forest has resulted in many conflict. उन्होंने देखा कि अगर हम forest community को forest से अलग रख देंगे, अब suppose करो मछली को पानी से अलग रख दोगे तो क्या हुआ, बचेंगे वो जिंदा? So ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकेम मोर इम्पोर्टेंट गोल। कि अब एक नई चीज आई कि ठीक है टिम्बर तो मिल जाएगा, टिम्बर मिल जाएगा, वो एक डिमांड है, मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट द कंजर्वेशन, बट व्हाट अबाउट द कंजर्वेशन, ठीक है कंजर्वेशन कैसे होगी? तो अब कंजर्वेशन का जो गोल है वो टिम्बर की प्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा, एंड द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व। और इस गोल को अचीव करने में जो लोग हैं वहां के फॉरेस्ट कम्युनिटी वो इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। और इसीलिए फ्रॉम मिजोरम टू केरला डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज, क्योंकि जो वहां के लोग हैं उनको एक पवित्र गार्डन की तरह उसको देखते हैं और वहां उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो फॉरेस्ट जो है वो बचे हुए हैं। और उसमें वो लोग उन पर भी ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ ठीक है भाई कोई आएगा इनकी रक्षा करेगा, वो खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, फॉरेस्ट गार्ड पर भी नहीं छोड़ते हैं इस चीज को। सो local forest communities and environmentalists today are thinking of different forms of forest management। कि ठीक है फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर हम काम करेंगे पर उसमें हम लोगों को उससे दूर नहीं करेंगे। और ये कहाँ से सीखा उन्होंने? पहले के इतिहास से सीखा। यही तो हम सीखते हैं इतिहास में कि हम अपनी गलतियों को रिपीट ना करें, ठीक है। तो यहाँ से ही फिर नए लॉज बने, नए रूल्स बने कि लोगों को उनसे अलग नहीं करना है, उनको वहां रखते हुए फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें बन गई एंड दिस वाज अबाउट योर चैप्टर। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज। कैसे कैसे आप बता सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में कि कैसे चेंज होता है वहां पर, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पर क्या फर्क पड़ा, आपकी नोमैडिक और पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज पर क्या फर्क पड़ा, उनके बाद उसके फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर प्लांटेशन ओनर, इन सब के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। फिर आप बता सकते हो, इजीली बता सकते हो क्या सिमिलैरिटीज थी आपके बस्तर के लोगों में और जावा के लोगों में। सब लोग अपने आपस के लिए क्या कर रहे थे, रिबेलियन कर रहे थे ना, रिबेलियन बन गए थे वो लोग, विद्रोह कर रहे थे। तीसरी चीज आती है कि आपको इन सब चीजों के बारे में बताना है कि कैसे कैसे इनका रोल रहा, उसमें रेलवेज, शिप बिल्डिंग, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, कैसे कैसे इनसे फॉरेस्ट जो है वो डिक्लाइन होने शुरू हो गए। एंड व्हाई आर फॉरेस्ट अफेक्टेड बाय वॉर्स, युद्ध के वजह से फॉरेस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ा। So this was about your chapter and this finishes your chapter 4 and I hope कि आपको समझ आया होगा कि फॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन का क्या किस तरह से भारत में और आसपास के लोगों में हो रहा था। और मुझे लगता है कि अब आप इसको अच्छी तरह समझ पाए हो और अब एक्सरसाइज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। So this finishes your chapter. Thank you so much. Have a nice day.